गिरफ्तारी भी अपने साथियों की वजह से होती है। जी तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा सर मीडिया को भी टाइम देंगे आप? मियाँ साहब की आमद है, जी एक तरफ मैशत का बुरा हाल, दूसरी तरफ आवाम बदहाल। इस हवाले से मियाँ साहब की आमद है, क्या असरात पड़ेंगे मुल्क की मैशत पर और आवाम पे सर? देखिए, बात यह है कि मुल्क की मीशत को जो तबाह हाल किया है या जो बहरान का शिकार किया है वो शख्स ने किया है जो आज अडयाला जेल में बंद है। IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। उसके बाद इतना टाइम ज़ाया कर दिया। IMF की शराइत सख्त से सख्त तरीन होती गई। मियाँ नवाज शरीफ तो पेट्रोल 100 रुपये पे छोड़ के गए थे, डॉलर को 115 पे छोड़ के गए थे, बिजली को 12 रुपये फी यूनिट पे छोड़ के गए थे। तो ये मियाँ नवाज शरीफ के पाकिस्तान का इतना बुरा हाल किसने किया है? क्या उसने किया है 4 साल में, जिसने खाना काबा के डायल वाली घड़ियां बेच दी, जिसने घड़ियों का हीरे जवाहरात का व्यापार शुरू कर दिया, जिसने इद्दत में निकाह करके अपनी बीवी को इस धंधे पे लगा दिया जिसपे उसने ये घड़ियां बेची हैं और कौम का पैसा जो है वो खा गए? तो बात यह है कि मीशत की तबाही तो उस शख्स ने की। मियाँ साहब अब इसको ठीक करने आ रहे हैं, क्योंकि जब भी वो आए हैं उन्होंने मुल्क को बुरहान से निकाला है और खुशहाली की तरफ लेके गए हैं। और ये मियाँ नवाज शरीफ का शीवा है कि उनको अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियत दी है और वही एक लीडर अब इस मुल्क में मौजूद हैं जो इस मुल्क को तरक्की की मनाजिल पर लेके जा सकते हैं। और वो पाकिस्तान की इंशाल्लाह उम्मीद है और इंशाल्लाह वो करके दिखाएंगे। तारड़ साहब, मियाँ नवाज शरीफ का इस्तेमाल किस तरह होगा और लाहौर के जलसे के हवाले से क्या बोलेंगे? लाहौर का जलसा और मियाँ नवाज शरीफ की आमद के क्या नताइज निकलेंगे? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ का इंशाल्लाह बड़ा वालेहाना इस्तकबाल होगा। इतनी मुनज़्ज़म और इतनी वसी पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, हम राजा सरफराज साहब के पास आए हैं। यहाँ पे जो गैमा गैमी है तनूरी साहब मौजूद हैं। ये गैमा गैमी जो है अभी 21 में काफ़ी दिन बाकी हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक पुरजोश हैं हमारे साथी, हमारे जो कारकुन हैं। और लाहौर के अंदर भी मैं देख के आया हूँ, गुजरांवाला में देख के आया हूँ। तो इंशाल्लाह ये एक तारीख साज जलसा होगा और मुझे लगता है कि मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड छोटा पड़ जाना है और एक इंसानी सरों का समंदर होगा। और तारीख में मीनार पाकिस्तान में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ होगा जितना 21 को इंशाल्लाह होने जा रहा है। सर जलसे से आगे चलेंगे। इलेक्शन की बात आ रही है, इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। आप क्या समझते हैं, जब आप आवाम के पास वोट मांगने जाएंगे तो PMLN के पास क्या फार्मूला होगा? एक तरफ आवाम बदहाल है, दूसरी तरफ मैशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। सर क्या बोलेंगे आप? देखिए, मीशत का जिसने बेड़ा गर्क किया, जो बड़े बड़े वादे करके आया था, उसने मियाँ नवाज शरीफ के पाकिस्तान का क्या हाल किया। जैसा मैंने अर्ज किया कि पेट्रोल 100 रुपये पे था, डॉलर 115 पे था, बिजली 12 रुपये फी यूनिट पर थी। तो ये 4 साल में किसने ये बदहाली की? क्या ये बदहाली 16 महीनों में हुई है या ये 4 साल में हुई है? और अगर ये 16 महीनों की हुकूमत ना ली जाती और शहबाज शरीफ साहब ये चैलेंज कबूल ना करते और IMF का मुआहदा तय ना पाता, तो वो जिसने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा और उसने 4 साल वो मुआहदा नहीं होने दिया। महंगाई तो उसकी वजह से हुई है, डॉलर बेकाबू उसकी वजह से हुआ। आपने देखा अब डॉलर स्टेबल क्यों है? क्योंकि IMF का मुआहदा हुआ, उसके बाद क्रैकडाउन हुए, ऑपरेशन हुए, जिसकी वजह से डॉलर की कदर में कमी वाक़ हुई और रुपए की कदर में इजाफा हुआ। तो ये उसी के समरात हैं। अगर IMF की डील ना होती और मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, जो कि इसका एजेंडा था, क्योंकि आपको पता ना ये एक लॉबी है इसके पीछे, ये जिस जहां से आया है, जो जमाइमा गोल्ड स्मिथ आज इजराइल जिंदाबाद के नारे लगा रही है, तो ये एक लॉबी के तहत आया था। ये मुल्क को तबाह करने आया था। इसने अपनी जेबें भर ली, अपने व्यापार और कारोबार शुरू कर लिए और मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया। तो ये अगर किसी में सलाहियत है वो मियाँ नवाज शरीफ में है कि वो मीशत को भी बचा सकते हैं। बैन अवी सतह पे वो अरब ममालिक हो, वो चीन हो, वो दीगर ममालिक हो, जितना एतमाद उनको नवाज शरीफ पे है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और पर हो सकता है। उनका एक वसी तजर्बा है और उसमें मैं थोड़ा सा एक इजाफा भी करता चलूँ। अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो पेट्रोल जो है वो 600 रुपये का मिलता, डॉलर 700 रुपये पे चला जाता, बिजली और गैस के बिल अदा ना होते और बैंकों के बाहर लोगों की लाइनें लगी होती पैसे निकलवाने के लिए, LCयां ना खोल रही होती, एक्सपोर्ट बंद हो जाती, इंडस्ट्री बंद हो जाती, फैक्ट्रियों के बाहर बेरोजगार मजदूरों की लाइनें लगी होती। तो बात यह है कि इन 16 माह में अगर डिफॉल्ट से बचाया तो वो भी एक कारनामा है। और मियाँ नवाज शरीफ इंशाल्लाह आएंगे तो वो सिर्फ बात नहीं करते, क्योंकि इस इमरान न्याजी ने जो 4 साल बातें की हैं और बातें ही की हैं, तो आज क्या उसका नतीजा निकला है कि आपने अपनी फौज पे हमले कर दिए। 9 मई को आपने अपने ही सिक्योरिटी दारों को है वो टारगेट पे रख लिया। तो वो मुल्क दुश्मन कुव्वतों की सपोर्ट हासिल थी इमरान न्याजी को, वो अब जेल के अंदर है।
मियां नवाज शरीफ ही इस मुल्क को संवार सकते हैं, उन्हीं में कैपेसिटी है और इंशाल्लाह आएंगे तो वो अपना एजेंडा बयान चौधरी निसार प्रोसीजर बिल के मुताबिक अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने वो शिक आपकी मियां नवाज शरीफ की तो नवाज शरीफ की नाअहली की जो मुद्दत थी, मैं क्लियर कर दूंगा। जैसा उमर साहब ने बड़ा ठट्ठा लगाया, उन्होंने कहा कि जी वो शहबाज शरीफ साहब खुश हैं और तरीके इंसाफ खुश है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपीलों की अच्छी तरीके से जो सुनवाई है उसको करने के लिए किया गया था। पार्लियामान एक सुप्रीम इदारा है, उसने किया था। मियां नवाज शरीफ की नाअहली का सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दूर दूर तक इसलिए ताल्लुक नहीं है क्योंकि पार्लियामान इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नाअहली की मुद्दत को ताहियात से 5 साल के ऊपर कर चुका। जब नाअहली की मुद्दत 5 साल पे आ चुकी और वो एक और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आ चुकी, तो वो मियां नवाज शरीफ अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी कर चुके हैं। तो मियां नवाज शरीफ की नाअहली पर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ना कोई असर होना था, ना हुआ है। ये हमारे मुखालफीन की तरफ से अफवाहें फैलाई जा रही हैं जो कि काबिल मज़म्मत है। सर, वफाकी काबीना की तरफ से आज एक अंदिया दिया गया है कि जो मसला फ़लस्तीन है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। तो मसला कश्मीर के हवाले से भी इसी किस्म का राग लापा जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होगा या इसका कोई और सोल्यूशन है? देखिए, जो इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, और अफसोस की बात है कि जिस तरीके से दीगर जो लोग हैं, आप सोशल मीडिया देखें, इसराइल की खुली हिमायत में लोग आ गए हैं। और जमाइमा गोल्डस्मिथ के बयान को भी मैं मजम्मत करता हूँ। आपके इल्म में है कि जब सादिक खान का मेयर ऑफ लंदन का इलेक्शन था तो जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन किसने चलाई? किसने कहा कि ये जैक गोल्डस्मिथ जो है ये एक भला आदमी है, इसकी सपोर्ट करें? वही जैक गोल्डस्मिथ और उसकी फैमिली आज किसकी सपोर्ट कर रही है और किसकी फंडिंग कर रही है? आज जो फ़लस्तीनी बच्चे मारे जा रहे हैं, क्या गोल्डस्मिथ की उसमें फंडिंग शामिल नहीं है? क्या वो माली इमदाद फराहम नहीं कर रहे? देखिए, फ़लस्तीनियों को जिस तरह दरबदर किया गया, अपने घरों से निकाला गया, मज़ालिम ढाए गए, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि इसमें हमास जो है वो अग्रेसर है। मैं समझता हूँ कि हमास ने एक उनको हक दिलाने की कोशिश की कि ये मस्जिद अक्सा की तरफ अब पेशकदमी कर रहे थे। और देखिए, किबला अव्वल है, मस्जिद अक्सा हमारे लिए एक मुकद्दस मकाम है और हर मुसलमान के दिल के वो करीब है। तो जब उसकी तरफ पेशकदमी होगी और वहां पे नारे लगे कि इसको हम एक टेंपल में कन्वर्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये आज महाजा रही की सूरत हाल पैदा हुई, तो मैं ये समझता हूँ कि फ़लस्तीनियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और इसराइलियों ने पूरी दुनिया से आके जिस तरह कब्जा जमाया है, वो नाहक था, नाहक है और वो नाहक रहेगा। कश्मीर के हवाले से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के हवाले से एक शख्स ने कहा था, मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ कश्मीर का। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उसको हार पहनाए गए थे, वो अमेरिका का दौरा करके आया था, डोनाल्ड ट्रंप से मिल के आया था। ऐसा क्या हुआ वहां पर, या क्या बातचीत हुई कि भारत ने चंद ही महीनों के अंदर कश्मीर को स्टेट टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया? आप मुझे बताइए कि कश्मीर में ये कभी जुरत नहीं हुई थी 76 साल के अंदर कि कश्मीर को इस तरह भारत हड़प लेता, हकूक सलब कर लेता, स्टेट टेरिटरी उसको डिक्लेयर कर देता। मियां नवाज शरीफ के दौर में तो भारतीय वज़ीर आज़म बस पे बैठ के लाहौर आया करते थे। मियां नवाज शरीफ ने जब 6 एटमी धमाके किए थे तो सदर क्लिंटन की कई कॉलें आई और कहा गया कि अरबों डॉलर ले लें, ये काम मत करें। उन्होंने तो पाकिस्तान की सालमियत को दाव पे नहीं लगाया। और उस वक्त के एक वजीर इतलात वो मुल्क छोड़ के भाग गए थे, शेख रशीद, कि कहीं पटाखा इधर उधर ना हो जाए। बुज़दिल लोग देखे ना, वो आज भी कहाँ पे हैं। तो बात यह है कि कश्मीरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, फ़लस्तीनियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। अक़वाम मुत्तहिदा के जो करारदादें हैं उसकी रोशनी में इनके हकूक़ का बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और अमरीकी जो एम्बेसडर हैं टू द UN, उन्होंने पिछले दिनों एक करारदाद को डिफीट करने की कोशिश की, मगर उनको कामयाबी नहीं मिली। लोगों को नज़र आ रहा है कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और फ़लस्तीनियों का हक है उस सरजमीन पर जिनसे उनको बेदखल करने की साजिश की जा रही है, जो कि काबिल मज़म्मत है। साइफर केस का फैसला विद इन 1 मंथ एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा? मैं बिल्कुल समझता हूँ कि साइफर केस का 1 से 1.5 माह के अंदर फैसला इसलिए आना चाहिए क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन की गई है। अगर वो ताखीर का शिकार होता है तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। इसके अगर इस तरह आप लहराएंगे कागजात और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे और ऐसी ऑडियो आएगी जिसमें आप कहेंगे हमने इसके साथ खेलना है और इसके साथ तमाशा करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर कोई भी मुल्क का जो सीक्रेट है वो सेफ नहीं रहेगा। और ऐसे डॉक्यूमेंट्स को लहराना
उनको अपने सियासी मकासद के लिए गलत रंग में पेश करना, उनकी गलत तशरीह करना और मुल्क के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को ख़राब करना, ये खिलवाड़ सिर्फ एक ऐसा आदमी कर सकता था जिसने इद्दत में निकाह किया और जिसकी बेटी का केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। 12 अक्टूबर है, आज 23 साल कबल मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया गया था। देखिए आज ये 1999 में जो तरक्की का सफ़र जारी था, मोटरवेज बन रही थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट आ चुका था, एक गासिब ने, एक डिक्टेटर ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा और एक अपना निज़ाम कायम किया जिससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा। उन 10 सालों के अंदर दहशतगर्दी को फ़रोग मिला, जो दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, पाकिस्तानी सरजमीन को इस्तेमाल किया गया और जमहूरियत का अगर तख्ता ना उल्टा जाता तो आज पाकिस्तान मलेशिया से आगे होता। सर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो फैसला आया है उसमें आप समझते हैं कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी को तस्लीम किया गया? बिल्कुल तस्लीम किया गया है। और जब अटॉर्नी जनरल साहब से ये सवाल किया था कल कि ज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने सवाल किया था कि आप पार्लियामान को अब ख्याल आया है, तो उन्होंने कहा पार्लियामान को ख्याल ज़रूर आया है और पार्लियामान ने दुरुस्तगी की है। आपकी जो 20 से 25,000 अपील्स पेंडिंग है उसको किसने रेगुलेट करना है, क्योंकि आइन की शिक ये है कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी रेगुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। जब कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ लिखा गया है तो ये कानून साज इदारा पार्लियामान का ये इस्तेहकाक है, पार्लियामान का ये इख्तियार है कि वो कानून साजी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीजर्स हैं उनको वो रेगुलेट कर सके और उनमें तरमीम करके बेहतर तरीक़ेकार जो है वो वज़ा कर सके। तरर साहब आखिरी सवाल निहायत माज़रत के साथ। नहीं। अच्छा आइन और कानून के मुताबिक निगरान हुकूमत पाबंद है 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने की। अब तक इलेक्शन की डेट नहीं उसकी नहीं हुई, इसकी वजूहत क्या है? पसीम आइन में जहाँ पे 90 दिन का जिक्र है वहाँ पे आइन के अंदर जो मरदमशुमारी है उसका भी जिक्र है। अब मरदमशुमारी के साथ साथ कानून ये कहता है कि हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन मुमकिन नहीं है। अब पीटीआई की हुकूमत ने कई नए ज़िले बना दिए, तलागंग का ज़िला बना, वज़ीराबाद का ज़िला बना, तौसा का ज़िला बना, जो इंतज़ामी तौर पर उन्होंने नए ज़िले बनाए। अब उन नए ज़िलों के वोटर क्या करेंगे? और नई मरदमशुमारी के तहत अगर हल्का बंदियाँ नहीं होती और पुरानी मरदमशुमारी पे होती हैं, मेरी चची सायरा तारड़ इलेक्शन लड़ती है हाफिजाबाद से, वफाकी वज़ीर सेहत रही हैं, उनका हल्का आदि मोटरवे पिंडी भट्टियां से शुरू होता है और जाके ख़त्म होता है जाके खानका डोगरा के ऊपर। वो एक सूबाई एक कौमी असम्बली का हल्का है पूरे हाफिजाबाद ज़िले के अंदर। अब आबादी बढ़ गई है, अगर हाफिजाबाद ज़िले को 2 हल्के नहीं मिलते कौमी असम्बली के, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो एक वोटर 150 किलोमीटर उठ के जाता है अपने एमएलए से मुलाकात करने के लिए। ये सारे वो अमूर हैं जो आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए सरंजाम देने हैं। और इलेक्शन कमीशन को मैं दाद भी देता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ हल्का बंदियों की जो एक ख़त्मी तारीख थी उसको 14 दिसंबर से 30 नवंबर तक शॉर्ट किया, अभी भी वो बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और हमें एतमाद है और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने वक्त पे इलेक्शन करवाएगा और जनवरी में अगर इलेक्शन हो जाएं मेरा ख्याल है सबको काबिल कबूल होंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो जहाँ 90 दिन है वहाँ और भी शिकें हैं आइन की और कानून की जिन पर अमल दरामद को जरूरी समझा गया। नवाज शरीफ के इस्तेमाल के हवाले से जो लीगी जोमा को टारगेट दिए गए, आप समझते हैं कि वो अचीव कर पाएंगे? टारगेट जो है वो कम दिए गए हैं मेरे हिसाब से। जो मैं जोश देख रहा हूँ, जो मैं जज्बा देख रहा हूँ, मैं वाह के हवाले से भी आपको कहता हूँ कि ये सारे इंशाल्लाह टारगेट्स एक्सीड करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि जो टारगेट दिए गए उतने लोग तो यहाँ मौजूद हैं। तो बात ये है कि जोश व जज्बा और अज़म और हिम्मत और हौसला ये हमारी जमात का शिवा है, हमारे लीडरान का शिवा है। हमने कभी घबराए नहीं जेलों से, ना कभी कानून का सामना करने से इनकार किया। तो हमारे सारे लोग पुरअज़म हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये अल्लाह ताला के फजल से चश्मे फलक ने इससे पहले इतना शानदार और इतना बड़ा इस्तकबाल नहीं देखा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।